नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ध्रुव राठी और ये है महाभारत, एक ब्रांड न्यू पॉडकास्ट जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या आप अपने देश को जानते हैं? हर हफ्ते मैं लेकर आऊंगा एक सवाल इंडिया के बारे में और हम मिलकर उसका जवाब ढूंढेंगे और इन जवाबों से भारत को और बेहतर समझेंगे। ये एक Spotify ओरिजिनल पॉडकास्ट है इन एसोसिएशन विद ATS स्टूडियो। वेलकम टू महाभारत। GDP हर 3 महीने में दोस्तों हमारे देश में बहुत चर्चा करी जाती है इस GDP पर, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। बड़ी खबर आपको बता दें कि GDP यानी विकास दर में पहली तिमाही में गिरावट। तीसरी तिमाही में GDP 4.7 की दर से 6.3% at its peak in 5 quarters. Why can't you digest the good news? तो जब भी GDP न्यूज़ हेडलाइंस में आता है, इकोनॉमी के बारे में चर्चा शुरू होने लग जाती है। क्या इंडिया की इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो कर रही है, बहुत धीरे ग्रो कर रही है? क्या इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है या नीचे जाने लग रहा है देश? और कितने दिन लगेंगे इंडिया को सुपर पावर बनने में? और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, Can India overtake China? क्या इंडिया चाइना को ओवरटेक कर पाएगा? ओवरऑल जब भी GDP की बात होती है बड़ा हंगामा मच जाता है। तो ये GDP है क्या और क्यों हमें इसकी परवाह करनी चाहिए? आइए जानते हैं। एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे। मान लो आपको ये जानना है कि इंडियन इकोनॉमी का हाल क्या चल रहा है, हमारे देश की इकोनॉमी किस हालत में, तो आप कैसे करोगे? पहले आप ये अंदाज़ा लगाओगे कि इंडिया का साइज़ कितना बड़ा है, कितना छोटा है इंडियन इकोनॉमी का। उसके बाद आप एक तरीका ढूंढने की कोशिश करोगे जिससे आपको ये पता लग सके कि इंडिया की इकोनॉमी अच्छी कंडीशन में है या नहीं है। लेकिन आप ये करोगे कैसे? वंस अपॉन अ टाइम ये करना बहुत आसान था, ये अंदाज़ा लगाना बहुत आसान था कि एक कंट्री की इकोनॉमी का साइज़ कितना है। पुराने ज़मानों में, राजा महाराजाओं के ज़मानों में, बस आपको राजा महाराजाओं की ट्रेजरी की तरफ देखना होता था कि कितना खजाना रखा है उनके पास। अगर वहाँ पर बहुत सारा सोना था तो आप कह सकते थे कि इकोनॉमी अच्छी चल रही है, लेकिन अगर सोना ख़त्म होने वाला था उनकी ट्रेजरी से तो आप कह सकते थे कि इकोनॉमी मुश्किल में है उस किंगडम की। बट जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा, इकोनॉमिक एक्टिविटी और कॉम्प्लेक्स बनती रही और इकोनॉमी को समझना भी और मुश्किल बनता रहा। आज के दिन अगर आप इंडियन इकोनॉमी को देखोगे तो कोई ऐसी ट्रेजरी नहीं है जिसकी तरफ आप देख सकते हो। पैसे को कॉन्स्टेंटली क्रिएट किया जा रहा है और खर्च किया जा रहा है बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से। बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिनको बनाया जा रहा है, बेचा जा रहा है। कैश है जिसको कमाया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है। सरकार के द्वारा पैसे को स्पेंड किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ में पैसों को कमाया जा रहा है, गुड्स को एक्सपोर्ट करके। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं पैसे को कमाने के, खर्च करने के, इन्वेस्ट करने के। इसीलिए GDP जैसा कुछ होना, GDP जैसा कोई इंडिकेटर होना बहुत ज़रूरी बन जाता है। किसी भी कंट्री का GDP एक मैजिक नंबर की तरह समझो, जो आपको एक आइडिया देता है कि उस कंट्री की इकोनॉमी का साइज़ कितना है और आपको एक इंडिकेशन भी देता है कि उस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही। अब मैं यहाँ पर 2 शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया है, एक है आइडिया और दूसरा है इंडिकेशन। मैं ये नहीं कह रहा कि पक्का पक्का बताता है कि एग्जैक्टली क्या साइज़ है उस इकोनॉमी का और एग्जैक्टली कितनी अच्छी चल रही है इकोनॉमी, कितनी बुरी चल रही है। बस ये आपको अंदाज़ा देता है GDP, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं देता आपको। और ये कैसे? एक साल के अंदर जो सारी चीज़ें बनती हैं और जो भी सर्विसेज हैं उन सब की वैल्यू को जोड़ के जो सम टोटल निकलता है, मतलब ऐड अप करोगे आप, जो नंबर मिलता है वो देश का GDP होता है। ऑब्वियसली ये नंबर एक बहुत बड़ा नंबर बनेगा अगर आप देश में सारी चीज़ों को ऐड अप करोगे तो, इसीलिए इसको कैलकुलेट किया जाता है एक फॉर्मूले के द्वारा। और ये फॉर्मूला है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जिनको लोगों ने खरीदा है एक देश के, प्लस सारा पैसा जो कंपनीज़ ने इन्वेस्ट किया है एक देश की अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए, प्लस सारा पैसा जो सरकार खर्च कर रही है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, कंपनीज़ के ऊपर, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के ऊपर, प्लस जो पैसा कमाया जा रहा है देश के एक्सपोर्ट्स के द्वारा, और माइनस जो पैसा खर्च किया जा रहा है देश के इंपोर्ट्स पर। तो सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लगता है ना? एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है भी, क्योंकि देश की इकोनॉमीज़ कॉम्प्लेक्स होती हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो अब सवाल ये है कि इस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग आप कैसे पता लगाओगे कि देश की इकोनॉमी अच्छी चल रही है या नहीं अच्छी चल रही? इस चीज़ के लिए दोस्तों हम इस्तेमाल करेंगे GDP ग्रोथ रेट का।
India's economy slowed sharply in the first quarter of FY20. Gross domestic product data released by the government shows the GDP growth crashed to 5%. GDP ग्रोथ रेट बेसिकली वो रेट है जिससे कंट्री का GDP ग्रो कर रहा है ईयर टू ईयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2019 का एनुअल GDP ग्रोथ रेट था 6% और आप सुनते हो कि 2020 का GDP ग्रोथ रेट है 5%, तो आप कह सकते हो कि हम स्लोअर पेस पे ग्रो कर रहे हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। इसलिए आप बार बार जब भी न्यूज़ में GDP की खबर सुनते हो तो परसेंटेजेस की बात करी जाती है, क्योंकि वो GDP ग्रोथ रेट की बात कर रहे होते हैं, कभी भी टोटल फिगर की बात नहीं करते कि टोटल GDP कितना है। अगर देश की GDP ग्रोथ रेट साल भर साल बढ़े जा रही है तो इसके काफ़ी सारे अलग अलग मतलब हो सकते हैं। एक तो ये मतलब हो सकता है कि देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है देश में, यानी लोगों के पास ज़्यादा पैसा है गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए, और लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो मतलब लोग ज़्यादा कमाई कर रहे हैं, लोगों के एम्प्लॉयमेंट लेवल्स अच्छे हैं, सबके पास नौकरी है। इन शॉर्ट कहें तो Two rating agencies have given the Indian economy a massive thumbs up. Two reforms that the opposition criticized have received massive praise from across the world. Manufacturing is on a high. GDP has risen after 5 quarters, 6.3. All is going fantastic on the economic front. India is unstoppable. But why is the अच्छा और अगर GDP ग्रोथ रेट साल भर साल नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, शायद देश में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है या फिर देश में डिमांड नहीं है। अगर डिमांड नहीं है तो इसका मतलब हो सकता है कि कंज्यूमर्स के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, और अगर उनके पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए तो इसका मतलब हो सकता है कि वो पैसा कमा नहीं रहे हैं खर्च करने के लिए, और अगर वो पैसा कमा नहीं रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट की हालत इतनी अच्छी नहीं है देश में। ये सिर्फ एक तरीका है इंटरप्रेट करने का GDP ग्रोथ रेट को, इसकी बहुत सारी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। यहाँ पर एक सवाल शायद आपके मन में आएगा कि क्यों इतना ज़रूरी है हम हर साल एक हायर ग्रोथ रेट पर ग्रो करें। मतलब सोचकर देखो कि अगर हम 6% की जगह सिर्फ 5% पे ग्रो कर रहे हैं तो क्यों ये इतनी बड़ी चीज़ हो गई। ग्रोथ स्लो हुई है लेकिन फिर भी हम ग्रो तो कर रहे हैं ना। ज़्यादा ग्रोथ रेट के पीछे भागने के ऊपर लॉजिक ये है दोस्तों कि कंपनीज हो गई, इंडिविजुअल्स हो गई और इकोनॉमीज हो गई, ये तभी इन्वेस्टमेंट करेंगी आपके देश में अगर इन्हें लगेगा कि फ्यूचर में इनकी डिमांड बढ़ेगी इनके गुड्स की और सर्विसेज की। इसीलिए जनरल आइडिया यही है कि आप फ्यूचर में एक बेटर ग्रोथ रेट पे ग्रो करना चाहोगे पुराने साल के कंपैरिजन में। अगले इंपॉर्टेंट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। ये GDP का कॉन्सेप्ट आया कहां से। हमारी कहानी शुरू होती है 1930s में, जब US से ग्रेट डिप्रेशन के सबसे बुरे फेज से गुजर रहा था। So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. The only thing to fear is fear itself. 1933 में US प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अपने देशवासियों को ये कहा था उनका हौसला बढ़ाने के लिए। ये वो ग्रेट डिप्रेशन का समय है जब अमेरिकी लोग बेरोजगार हो रहे थे, बीमार हो रहे थे और बेघर हो रहे थे एक इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से, और US गवर्नमेंट को पता नहीं था कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए। 1929, the financial house of cards collapses and the overinflated stock market plunges into a great depression. A financial panic grips the world. इस प्रॉब्लम के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि सरकार के पास कोई डेटा ही नहीं था इकोनॉमी के बारे में। अगर सरकार जॉब्स क्रिएट करना चाहती तो सरकार को पहले पता होना चाहिए था कि कितने लोग एम्प्लॉयड थे, कितने लोग अनएम्प्लॉयड थे। सरकार को ये पता ही नहीं था। अगर सरकार लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहती तो उन्हें पहले पता होना चाहिए था कि लोग कितना कमा रहे हैं। तो एक US सेनेटर रॉबर्ट ला फोलेट जूनियर के कहने पर, की सजेशन पर, US गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक अंदाज़ा लगाया जाए US के नेशनल इनकम का 1929 में, 1930 में और 1931 में। ये काम सौंपा गया इकोनॉमिस्ट साइमन कुजनेट्स को। अब बात ये थी कि कुजनेट्स के पास कोई फॉर्मूला नहीं था, कोई मेथड नहीं था ये सारा डेटा कलेक्ट करने के लिए। इसका मतलब कुजनेट्स को एक नया तरीका इन्वेंट करना था देश का टोटल नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर जन्म हुआ दोस्तों GDP का। कुजनेट्स ने इस काम की शुरुआत करी लिस्ट्स बनाकर। उन्होंने पहले लिस्ट बनाई अमेरिका के अलग अलग सेक्टर्स की, जैसे कि एग्रीकल्चर, माइनिंग, फैक्ट्रीज, जहां से डेटा पाया जा सकता था। इनको एक छोटी सी टीम दी गई थी, 3 सीनियर असिस्टेंट्स की और 5 स्टैटिस्टिकल क्लर्क्स की। साथ में मिलकर एक ये लंबी रोड ट्रिप पर गए जहां पर इन्होंने फैक्ट्रीज विजिट करी,
माइंस देखी और खेतों में गए। वहाँ पर इन्होंने ओनर्स और मैनेजर्स से इंटरव्यूज़ लिए और उनसे नंबर्स एक किताब में लिखने शुरू किए। बेसिकली ग्राउंड लेवल पे जाकर इन्होंने इंटरव्यूज़ लिए किसानों से, फैक्ट्री ओनर्स से, और सारे डेटा को उनसे लेकर कंपाइल कर दिया एक नोटबुक में, और इस नोटबुक को इन्होंने भेजा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में वॉशिंगटन में। कुजनेट्स का प्लान ये था कि देश में हो रही सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, जो इंडिविजुअल्स, कंपनीज और सरकार के द्वारा करी जा रही है, उन सबको एक नंबर में कंपाइल कर देना, एक नंबर से रिप्रेजेंट करना। ये करके कुजनेट्स ने एक फाउंडेशन बनाई जीडीपी कैलकुलेट करने की। और इनके इस काम के बाद बहुत सारी डिबेट्स और डिस्कशन हुई कि जीडीपी के फॉर्मूले में क्या चीज़ डाली जानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं डाली जानी चाहिए। At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference. फाइनली 1944 में एक बहुत ही बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर डिसीजन लिया गया कि जीडीपी को एक मेन टूल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा कंट्री की इकोनॉमी को मेजर करने के लिए। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस को 44 कंट्रीज़ के द्वारा अटेंड किया गया था, और ये वही कॉन्फ्रेंस है जहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का जन्म हुआ। इस पॉइंट से जीडीपी एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंडिया ने भी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, जबकि इंडिया उस वक्त सिर्फ एक ब्रिटिश कॉलोनी था। इंडिया की तरफ से CD देशमुख, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उस टाइम के, गए थे कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने। तो अभी तक हमने बात करी है दोस्तों जीडीपी क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है और उसका जन्म कैसे हुआ। अब समझते हैं कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट जब ऊपर या नीचे जाती है तो कौन कौन से अलग अलग फैक्टर्स हैं जो उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। मैंने बात करी सीनियर जर्नलिस्ट और ऑथर पूजा मेहरा से, जो हमें कहानी बताएंगी इंडिया के जीडीपी ग्रोथ रेट की पिछले 10 से 15 सालों में। पूजा मेहरा ऑथर हैं द लॉस्ट डेकेड, हाउ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी डिवॉल्व इनटू ग्रोथ विदाउट अ स्टोरी। GDP growth in India for the last 10 years has seen ups and downs. First, because there was a global boom and the global economy was doing very well, so there was a lot of demand for exports. There was a lot of investment activity that was taking place, and a lot of that demand for exports and investment money found its way into India, which gave a boost to economic activity in India. A lot of new projects were put up, a lot of new jobs got created, and therefore the GDP growth and the economy was doing quite well until about 2008. बेसिकली चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी कुछ टाइम तक, और इसके पीछे मेन रीज़न था कि दुनिया भर की इकोनॉमी बूम से गुजर रही थी, यानी बहुत अच्छी चल रही थी दुनिया भर की इकोनॉमी, तो इंडिया ने भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। लेकिन 2008 में ग्रेट रिसेशन आया। What we know now is Wall Street can bring down Main Street. And frankly, I'm going to tell you, it's a little scary. रिसेशन को अगर मैं बहुत ब्रॉड टर्म्स में डिफाइन करूं तो ये वो पीरियड होता है जब इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे जा रही होती है या ऊपर नहीं बढ़ रही होती। और 2008 में दुनिया में एक ऐसा ही रिसेशन आया था। इसकी शुरुआत USA में हुई थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट का असर पूरी दुनिया ने सहा था। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन बेसिकली 2008 में हुआ क्या था कि फाइनेंशियल मार्केट्स और बैंकिंग और रियल एस्टेट सेक्टर्स USA में कंप्लीटली कोलैप्स कर गए थे। लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जॉब्स खोई, अपनी लाइफ सेविंग्स खोई और अपने घर खोए। इस क्राइसिस ने दुनिया भर की इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला, जिससे कि बहुत सी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट्स नीचे गिर गए और इंडिया पर भी इसका एक असर पड़ा। इंडिया में भी जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे गिर गई। तो इंडिया ने उस दौरान क्या किया? But when such a thing happens, it is possible for economies to take policy measures, and the responses that India took made sure that within 2 years, India's growth rate, it did not go back to the 9% plus growth rate that India was seeing before this crisis happened, but it recovered quite a bit. तो जैसा पूजा ने बताया, इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय बहुत सी ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी ताकि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट वापस ट्रैक पर आ सके। सरकार ने एक तरह का मिनी बजट अनाउंस किया, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग बढ़ाई, टैक्स रेट्स कम किए, और कुछ समय के लिए तो जीडीपी ग्रोथ रेट ने रिकवरी भी करी। एक अच्छी खबर थी, लेकिन जल्द ही चीजें बद से बदतर हो गई। All the policies that India had put in place to deal with the impact of the global financial crisis needed to be temporary measures. They were allowed to go on for far too long,
And eventually some policy mistakes were also made, because of which the economic growth started to slow down. जिस चीज को जीडीपी ग्रोथ रेट को रिवाइव करने के लिए एक मेडिसिन की तरह देखा गया था, एक दवाई की तरह देखा गया था 2008 में, वो चीज खुद में ही एक प्रॉब्लम बन गई कुछ सालों में। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे काफी लंबे समय तक लगा कर रखा गया। इससे ये प्रूव होता है कि एक पॉलिसी एक समय में अगर जीडीपी ग्रोथ रेट को रिवाइव कर सकती है तो गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी वो हमेशा जीडीपी ग्रोथ रेट को रिवाइव करेगी। तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट स्लो डाउन होना शुरू हुआ और जो रिकवरी करी थी हमारे देश ने वो गायब हो गई। उसके बाद उस समय की यूपीए गवर्नमेंट पर बहुत सी एलिगेशंस लगी करप्शन की, जिससे कि जीडीपी ग्रोथ रेट पर और भी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। आपको याद ही होगा 2G स्पेक्ट्रम स्कैम और CWG स्कैम। उसके बाद क्राइसिस भी आई थी बैंकिंग सेक्टर में और फाइनली 2013 में जब ऑयल प्राइसेस ऊपर गए, वो एक तरह का बहुत बड़ा झटका था इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो बेसिकली बाय 2014 बहुत से अलग अलग फैक्टर्स की वजह से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत नीचे आ चुकी थी। उसके बाद मोदी सरकार पावर में आई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि After 2014, there was a lot of hope because there was a political change in the government, and it was thought that a lot of policy steps will be taken to ease some of these problems, especially in the banking sector. Because of that hope and because of some policy steps that were actually taken, GDP growth improved for a couple of years, but the steps that were taken were not enough. बेसिकली मोदी सरकार के आने के बाद भी सेम कहानी रिपीट हुई। कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जो अच्छी रही जीडीपी ग्रोथ रेट के लिए, लेकिन कुछ और ऐसी पॉलिसीज थी जो बैकफायर कर गई। Some new policy mistakes also happened, such as demonetization, such as not a very good GST, a GST which actually made it very difficult for companies to do business. Also, not enough steps were taken to, in time, solve the problems that are now becoming very, very difficult in the banking sector. GDP growth again, even though it has recovered a bit, it again began to slow down, and that slowdown has been now on for 3 years. नमस्कार, मैं रविश कुमार। इस साल जीडीपी की दूसरी तिमाही के आंकड़े आ गए हैं। जीडीपी दर पिछली तिमाही से भी घट गई है, 5% से घटकर 4.5% पर आ गई है। पिछले 26 तिमाहियों में यह सबसे खराब। जैसा रवीश जी ने बताया इस न्यूज़ क्लिप में, ये न्यूज़ क्लिप पिछले साल नवंबर की है कि जीडीपी ग्रोथ रेट में बहुत बड़ा स्लो डाउन दिखा था। उसके बाद से स्लो डाउन और बढ़ता ही गया है, यानी जीडीपी ग्रोथ रेट और स्लो होता गया। और उसके बाद आया कोरोना वायरस इंडिया में। Now COVID-19 is a fresh shock which changes a whole lot of things, which will have severe economic consequence of its own, and GDP growth will show that when the estimates come out, and it's likely to be quite low, much lower than 5%. पूजा मेहरा जिन प्रोजेक्शंस की बात कर रही हैं वो फाइनेंशियल ईयर 2020 की प्रोजेक्शंस हैं। तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट की कहानी हमें ये सिखाती है कि बहुत से अलग अलग फैक्टर्स हैं जो जीडीपी ग्रोथ रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, और जब भी जीडीपी ग्रोथ रेट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सारे अलग अलग फैक्टर्स साथ में मिलकर इस चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर सॉल्यूशन की बात करें तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई भी एक फुल प्रूफ सॉल्यूशन नहीं है जो हमेशा जीडीपी ग्रोथ रेट को बेटर कर सके। अब मैं बात करूंगा उस एक क्रिटिसिज्म की जो जीडीपी के अगेंस्ट बार बार किया जाता है कि जीडीपी एक परफेक्ट मेजर नहीं है, एक परफेक्ट इंडिकेटर नहीं है इकोनॉमी को जांचने के लिए। ये कटनेज साहब ने कहा कि जीडीपी को ही केवल बाइबिल मान लेना, रामायण और महाभारत मान लेना सत्य नहीं है, और फ्यूचर में जीडीपी का कोई बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होगा। ये थे बीजेपी के एमपी निष्कंद दुबे लोकसभा को बताते हुए दिसंबर 2019 में कि जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है इकोनॉमी की हेल्थ को नापने के लिए। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ये सही बोल रहे थे? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। सच्चाई ये है कि दुनिया में बहुत से ऐसे इकोनॉमिस्ट्स और एक्सपर्ट्स हैं जो मानते हैं कि जीडीपी एक वैलिड इंडिकेटर नहीं है इकोनॉमी की हेल्थ को मेजर करने के लिए, कि हमें कुछ और बेहतर इंडिकेटर की ज़रूरत है अगर हमें इकोनॉमी की हेल्थ को मेजर करना है। तो मेन कंप्लेन जो की जाती है जीडीपी के अगेंस्ट वो ये है कि ये बहुत से अलग अलग फैक्टर्स को अकाउंट में नहीं लेता, जैसे कि पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द इकोनॉमी। बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर किसी देश का जीडीपी ऊपर जा रहा है तो उसका नेसेसरली मतलब ये नहीं है कि हमेशा लोगों की लाइफ क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। जीडीपी इंप्रूव होने का मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ चंद लोग और कुछ
गिनी चुनी कंपनीज बहुत तेज़ी से इम्प्रूव कर रही हैं और ऑन द होल कंट्री में जो मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज है, मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं, वो इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। एक और बहुत कंसिस्टेंट क्रिटिसिज्म जो किया जाता है जीडीपी के अगेंस्ट, वो ये है कि जीडीपी अनपेड वर्क, अनपेड लेबर को अकाउंट में नहीं लेता है। जैसे कि अगर कोई हाउसवाइफ घर पे काम कर रही है तो जीडीपी को उसमें अकाउंट में नहीं लिया जाता है। इंडिया में भी बार बार ये डिबेट होती रही है कि जीडीपी एक सही इंडिकेटर है इकोनॉमी को जज करने के लिए या नहीं है। यहाँ पर एक डेफिनेट हाँ या ना बोलना तो बहुत मुश्किल है, इस पर बहुत लंबी चर्चा करी जा सकती है, लेकिन मैं अपनी राय से कहना चाहूँगा कि जीडीपी चाहे ही एक परफेक्ट इंडिकेटर ना हो इकोनॉमी की हेल्थ जज करने के लिए, लेकिन जब तक हमें वो परफेक्ट इंडिकेटर नहीं मिलता, आज के दिन जीडीपी सबसे रिलायबल इंडिकेटर है इकोनॉमी को जज करने के लिए। तो इसीलिए जीडीपी एग्जिस्ट करता है और ये हमारा एक मेजर है। और ये थी दोस्तों कहानी जीडीपी की। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते। I'm Dhruv Rathi and you've been listening to Mahabharat, a Spotify original podcast created in association with ATS Studio. This podcast was produced and written by Archana Nathan and Gaurav Vaz with research help from Siddhin Vadukul. The title track was composed by Abhijit Nath, who is also our audio producer. All clips and voices used in this podcast are owned by original creators and we have provided links to the sources in our show notes. ATS Studio is a division of All Things Small, the True Stories focused media company run by Siddhin Vadukul, Supriya Nair, Devya Bopanna, Sunil Doshi and Gaurav Vaz.